For better experience, please visit to the playlist section of our channel. There you will get all the content easily, topic-wise. वेलकम बैक फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ और वो भी फ्री में। आप दूसरे टीचर्स को देख सकते हैं कि वो आधा आधा अपने लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि बाय करो मेरे सीरीज़, मेरे लेक्चर्स बाय करो। लेकिन मैं आपको सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ और वो भी कंटेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और मैं आपको हर तरीके से कोशिश करता हूँ कि समझ आ जाए कोई भी चीज़। आपको चार्ट्स में बताता हूँ और जो एग्जैक्ट की टर्म्स भी बताता हूँ जो कि एग्ज़ाम में आपको लिखना है। तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने सीरीज़ में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे लिखा हुआ, मनी मार्केट डेट इंस्ट्रूमेंट्स। अभी तक हम लोगों ने जो भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स देखे थे वो हम लोगों ने देख लिए थे। वो आपके थे डिराइव्ड इंस्ट्रूमेंट्स हमने देखे थे, इंटरेस्ट बेस्ड बॉन्ड्स देखे थे। अब हम आज देखेंगे मनी मार्केट डेट इंस्ट्रूमेंट्स। तो मनी मार्केट डेट इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहला जो था वो था ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स तो ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं वो इशू किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म अपने नीड्स के लिए कुछ बोरोइंग्स के लिए इशू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट इसको। गवर्नमेंट का जो बैंकर है, कौन है सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंकर? आरबीआई हैंडल्स ऑल द ऑपरेशनल पार्ट। जितना भी सारा ऑपरेशनल पार्ट है वो हैंडल कौन करता है? आरबीआई हैंडल करता है। फिर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स, ये एक तरह का शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है ट्रेजरी बिल, क्योंकि ये 91 डेज के लिए, 182 डेज के लिए, 364 डेज के लिए इस तरह से इशू किया जाता है। गवर्नमेंट इसका नाम ही ऐसे रखता है, जैसे कि 91 डेज टी बिल्स, 182 डेज टी बिल्स, ऐसा करके उतना उसका टेन्योर होता है और उसी तरह से इशू करता है गवर्नमेंट ऑक्शन के थ्रू। तो एक बात याद रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी ट्रेजरी बिल्स इशू नहीं करती। ट्रेजरी बिल्स जो है वो इशू की जाती है किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट्स कभी भी टी बिल्स नहीं इशू करती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के लिए। गवर्नमेंट का जो बैंकर है कौन है? आरबीआई, वही हैंडल करता है इसका सारा ऑपरेशन। और शॉर्ट टर्म के लिए इशू किया जाता है, इसलिए 91 डेज टी बिल, 182 डेज और 364 डेज, यही सब इसका टेन्योर्स दिए गए हैं। देखो, मैंने आपको पिछले क्लासेस में भी बताया था कि ट्रेजरी बिल्स को इशू करने का जरूरत क्यों आता है। गवर्नमेंट को अपने ट्रेजरी में, अपने खजाने में पैसा का जरूरत हो जाता है, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट हो जाता है पैसे के कुछ दिनों के लिए, तो उसके लिए ट्रेजरी बिल्स को इशू किया जाता है। गवर्नमेंट जो भी डेवलपमेंट वर्क या फिर जो भी काम कर रही होती है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो कर रही होती है अपनी ट्रेजरी में पैसा होने के कारण। अगर उसके गवर्नमेंट के ट्रेजरी में पैसा ही नहीं रहेगा तो काम नहीं हो पाएगा। तो उसी ट्रेजरी को भरने के लिए कुछ कभी कभी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स हो जाते हैं और उसी ट्रेजरी को फिलअप करने के लिए ट्रेजरी बिल्स को इशू किया जाता है। तो यही था ट्रेजरी बिल्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की ओर, जो कि है आपका सीडीज, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को इशू किया जाता है बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं, इस प्रकार से आप समझें कि जो बैंक के पास जो डिपॉजिट्स होते हैं, मतलब हम आम कस्टमर्स जो हैं वो जब डिपॉजिट्स रखते हैं बैंक के पास,
तो उस डिपॉजिट पे भी इंटरेस्ट कमाने के लिए, ये जो बैंक्स हैं और इशू करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, और इन डीमैट फॉर्म में, इसको आजकल डीमैट फॉर्म में इशू किया जाता है ना। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका होता है, ये हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है एज कम्पेयर टू टी बिल्स। मतलब अगर आप जब टी बिल्स परचेज करते हैं, गवर्नमेंट का टी बिल्स जब इशू होता है और उसको आप परचेज करते हो, तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा टी बिल्स में, वो इंटरेस्ट कम होता है इन कंपैरिजन टू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट अगर कोई इंसान खरीद रहा है बैंक से, बैंक जब इशू करता है, तो वो इंसान अगर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट खरीद रहा है, तो उसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हायर मिलेगा एज कंपैरिजन टू टी बिल्स। टी बिल्स से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। और रिस्क जो है, रिस्क फैक्टर भी इसमें कम है, काफ़ी कम रिस्क होता है। मतलब आपको जब आप उसमें इन्वेस्ट करोगे, तो ऐसा नहीं कि आपका पैसा डूबेगा, क्योंकि आप जितने का जो इशू हुआ है, वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जितने का इशू हुआ है, उतना का प्रिंसिपल अमाउंट तो आपको मिलेगा ही, प्लस कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो इसमें रिस्क ना के बराबर है, कोई रिस्क नहीं है मैं तो कहूँगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं, जो कि है आपका कमर्शियल पेपर्स। कमर्शियल पेपर्स, हाँ, तो कमर्शियल पेपर जो है वो एक नेगोशिएबल शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है, एक तरीके का। मतलब नेगोशिएबल भी है और शॉर्ट टर्म। यहाँ पे हम लोग जो भी देख रहे हैं मनी मार्केट में, मोस्टली क्या, हर चीज शॉर्ट टर्म का ही होता है, क्योंकि मनी मार्केट जो है एक शॉर्ट टर्म मार्केट ही है। तो नेगोशिएबल शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है ये, और जिसका कि एक फिक्स्ड मेच्योरिटी पीरियड होता है। मतलब एक जो उसका जो टेन्योर होगा इशू करने के बाद, उसका जो कब मैच्योर होना है, ये एक फिक्स टाइम का है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड होता है इसका। और इशूड बाय वेल रेटेड कंपनीज ऑन डिस्काउंट। और इसे बड़ी बड़ी कंपनियों को जब रिक्वायरमेंट होता है फंड्स का, तो ही वो बड़ी कंपनियां इशू करती हैं कमर्शियल पेपर्स, और जिसको कि डिस्काउंट में इशू किया जाता है। कहने का मतलब, अगर उसका फेस वैल्यू 100 है, कमर्शियल पेपर है सपोज करो, जिसका कि फेस वैल्यू 100 है, तो उसको डिस्काउंट में इशू करेगी, 10 रुपीज़ का डिस्काउंट पे, या फिर 20 रुपीज़ का डिस्काउंट पे, हो सकता है 80 या फिर 90 इस पे इशू करे। अब मैं आपको अगर अच्छे से डिटेल में बताऊं कि कैसा, मतलब कैसे मतलब काम करता है ये, तो इसका मतलब इशूइंग जो फ्रेमवर्क है वो किस प्रकार का है। तो वेट एक सेकंड, मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से जो इसका इशूइंग फ्रेमवर्क है वो है। होप आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसका जो इशूइंग फ्रेमवर्क है वो कुछ इस प्रकार से है कि कोई कंपनी है, इशू कर रही है कमर्शियल पेपर। किसको? ये भूत नहीं है, ये इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स। जब कोई कंपनी इशू कर रही है कमर्शियल पेपर, तो डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को भी इशू कर सकती हैं, या फिर अगर वो चाहें, ये और मैं लिख रहा हूँ, और अगर वो चाहें तो इस तरह से भी कर सकती हैं कि कंपनी है, यहाँ इन्वेस्टर्स हैं, और बीच में बैंक्स या कहो मर्चेंट बैंक्स के थ्रू भी इशू कर सकती हैं। या तो डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को इशू कर सकती हैं कमर्शियल पेपर्स, या तो फिर कंपनी चाहे तो बैंक्स या मर्चेंट बैंक्स के थ्रू
कमर्शियल पेपर्स को इन्वेस्टर्स के पास इशू कर सकती हैं। इसमें मैं आपको और अच्छे से बताऊं तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कमर्शियल पेपर जो है उसको कंपनियां डिस्काउंट में इशू करती हैं। तो वो क्यों डिस्काउंट में इशू करती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। डिस्काउंट में इसलिए इशू करती हैं, इशूड एट डिस्काउंट। तो क्यों भाई डिस्काउंट में क्यों? क्योंकि ये जो है वो मच्योर होता है एट पार वैल्यू। पार वैल्यू, ये जो है पार वैल्यू पे मच्योर होता है। कहने का मतलब अगर कोई भी चीज़ पार वैल्यू में मच्योर कर रहा है और उसमें ना कोई इंटरेस्ट मिलने वाला है इन्वेस्टर को ना कुछ, तो लोग उसे क्यों आखिरकार परचेज करेंगे, क्यों खरीदेंगे, इन्वेस्टर्स में पैसा क्यों लगाएंगे। अभी मैंने पैसा लगाया, सपोज मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैंने अभी पैसा लगाया कमर्शियल पेपर में और उसका टेन्योर है सपोज 1 ईयर। 1 ईयर के बाद मुझे वो पार वैल्यू पे मैच्योर होके मिल जाएगा वापस पैसा। तो मैंने 1 लाख रुपए लगाए और 1 साल के बाद फिर से मुझे 1 लाख रुपए वापस मिल गए। तो मेरे को फ़ायदा क्या हुआ? ऊपर से मेरे को तो नुकसान हुआ, जो इंटरेस्ट लॉस हुआ मेरा उस पैसे का हुआ ना। इसलिए इसे डिस्काउंट पे इशू किया जाता है कमर्शियल पेपर्स को। इसी वजह से डिस्काउंट पे इशू किया जाता है कि वो मैच्योरिटी पे एट पार पे मैच्योर हो सके। लोग कंपनियां उसे डिस्काउंट पे इशू करती हैं, लोग झट से आके उन्हें खरीद लेते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये कमर्शियल पेपर है और अभी डिस्काउंट पे इशू हुआ है। और बाद में जब भी उसका टेन्योर खत्म हो जाएगा, सपोज 6 मंथ्स, 7 मंथ्स, 1 ईयर जो भी है, उसके बाद उन्हें पार वैल्यू मिल जाएगा। तो अगर वो अगर हम सपोज करो कि 80,000 में कोई 80 रुपीज़ के भाव पे, 80 रुपीज़ पे अगर डिस्काउंट पे, 20 रुपीज़ का डिस्काउंट पे अगर इशू हुआ है कोई 100 रुपीज़ का कमर्शियल पेपर, तो 80 रुपीज़ पे इशू हुआ और उसको फिर 100 रुपीज़ एट मेच्योरिटी पे मिल जाएगा। तो 20 रुपीज़ का फायदा हुआ। इसीलिए लोग इस पे आके इन्वेस्ट करते हैं, नहीं तो इन्वेस्टर इस पे इन्वेस्ट ही नहीं करते। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम अपने अपने नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पे जाते हैं। जो हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वो है इंटर कॉर्पोरेट, ये चौथा नंबर है शायद, ये चौथा नंबर है। वो है आपका इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, आईसीडी भी कहते हैं इसे, आईसीडीज। तो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स जो है वो एक अनसिक्योर्ड लोन है जो कि दिया जाता है, एक्सटेंडेड बाय वन कॉर्पोरेट टू अनदर। एक कॉर्पोरेट मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी को देती है। आप यहाँ पे जैसे कि नाम से ही देख रहे होंगे इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। कहने का मतलब इंटर मतलब होता है के बीच, के बीच। जैसे कि जब आप स्कूल में होंगे तो इंटर स्कूल कंपटीशन वगैरह होता होगा, इंटर कॉलेज कंपटीशन वगैरह होता है। तो इंटर कॉलेज, इंटर स्कूल मतलब स्कूलों के बीच, कॉलेजों के बीच। तो उसी तरह यहाँ पे इंटर कॉर्पोरेट का मतलब होता है के बीच। किसके बीच? कॉर्पोरेट मतलब होती है कंपनीज। तो कंपनीज के बीच के जो डिपॉजिट्स होते हैं वो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स उनको कहा जाता है। तो अनसिक्योर्ड लोन है ये एक प्रकार का, जो कि एक्सटेंड करता है एक कॉर्पोरेट मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी को। कंपनीज विद सरप्लस फंड्स लेंड्स देयर फंड टू अदर कंपनीज। मतलब जो कंपनीज के पास ज़्यादा फंड्स होते हैं, सरप्लस फंड्स होते हैं, वो लेंड करते हैं अपने फंड्स दूसरे कंपनियों को। जिनको ज़रूरत होता है वो मतलब खरीदते हैं, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनको ज़रूरत होता है ना। फिर आपका मच हायर रेट्स, इसमें रेट्स बहुत ही ज़्यादा हाई होता है क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये कॉर्पोरेट्स के बीच का बात है, मतलब कंपनियों के बीच का बात है। तो कंपनियां बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जिनके बीच में इसको प्रैक्टिस किया जाता है। तो
सपोज करो एक कंपनी दूसरे कंपनी से कुछ पैसे उधार ले रही है कुछ अपने काम को करने के लिए, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, तो ऑफ कोर्स उसका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, क्योंकि वो एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को दिया है। मतलब बड़े लोग के बड़े सब चीज़ होते हैं ना, आपने तो सुना ही होगा कि बड़े लोगों के बड़े काम, बड़े नाम, सब कुछ बड़े बड़े, तो इंटरेस्ट रेट्स भी उनके हायर ही होते हैं। कंपनियां छोटी मोटी तो होती नहीं है, तो इसीलिए उनके इंटरेस्ट रेट्स भी होते हैं वो हायर होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पांचवें मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को, जिसका नाम है कमर्शियल बिल्स। तो कमर्शियल बिल का जो कंसेप्ट है वो क्या है, मैं आपको सबसे पहले ये समझा देता हूँ कि आप बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में तो सुने होंगे। यहाँ BOE जो मैंने लिखा है वो बिल ऑफ एक्सचेंज ही है। उसे हम लोग ट्रेड बिल्स भी कहते हैं, ट्रेड बिल्स। और व्हेन बिल ऑफ एक्सचेंज आर एक्सेप्टेड बाय कमर्शियल बैंक्स, और जब उसको कमर्शियल बैंक्स जो है वो एक्सेप्ट करते हैं तो फिर वो बन जाता है कमर्शियल बिल्स। मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज का जो कॉन्सेप्ट है वो तो हम लोगों ने CS फाउंडेशन में और आप लोगों ने CS फाउंडेशन में तो पढ़ा ही होगा, प्लस CMA फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा और CPT में भी पढ़ा होगा, जो कि अब CPC है। उसमें भी ये पढ़ा होगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज आखिर होता क्या है, और ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, क्लास 11-12 में भी कवर होता है। ये एक बेसिकली एक क्रेडिट फैसिलिटी है। जब एक इंसान दूसरे इंसान से कभी कुछ खरीदता है ना, तो जब जब एक इंसान दूसरे इंसान से कुछ बाय कर रहा होता है और जो बायर है उसके पास इनफ कैश नहीं है उसको देने के लिए सेलर को, तो सेलर चाहे तो एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर सकता है और उस उतने अमाउंट का बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर देगा, और फिर वो जो है वो एक क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है बायर को। बायर जो है वो बाद में उस अमाउंट को चुका देगा जब बिल ऑफ एक्सचेंज का मैच्योरिटी आता है। तो लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो सेलर है उसको भी उसने तो बेच दिया और वो भी क्रेडिट पे बेच दिया, तो कभी कभी होता है कि सेलर भी चाहता है कि मेरा जो डेटर है, मतलब मैंने जो बेचा उसका अमाउंट, अब पैसा तो मेरे पास है नहीं, मान लो अभी उसके पास भी पैसे का कमी हो गया तो उसको पैसा चाहिए होगा तुरंत में, तो वो क्या करता है कि उस बिल ऑफ एक्सचेंज को जो अभी सेलर के पास है, जिसने वो सेलर क्या करता है, अब उस बिल ऑफ एक्सचेंज को लेके बैंक के पास जाता है और बैंक के पास जाके उसको डिस्काउंट करवाता है। उसे हम लोग कहते हैं बिल डिस्काउंटिंग। और जब उसे डिस्काउंट करवाता है तो बैंक उसे उतना पैसा दे देती है जितने अमाउंट का वो बिल ऑफ एक्सचेंज है, क्योंकि बैंक को पता रहता है कि जब वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो मैच्योर हो जाएगा तो वो डेटर जिसने बाय किया था, मतलब जो बायर है, वो पेमेंट कर देगा उस बिल ऑफ एक्सचेंज पे, जो अमाउंट है वो पेमेंट कर देगा और बैंक को उतना अमाउंट मिल जाएगा। तो इसलिए उस समय बैंक जो है उस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसे हम लोग डिस्काउंटिंग कहते हैं। तो जब वो एक्सेप्टेंस प्राप्त हो जाता है बैंक के द्वारा किसी भी बिल ऑफ एक्सचेंज पे, तो वो बन जाता है कमर्शियल बिल। और यही था हमारा पांचवा इंस्ट्रूमेंट, जिसका नाम है कमर्शियल बिल। तो हमने आपको जितना मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में बताया था, जो कि आपके डेट मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं जो कि मनी मार्केट में है, मनी मार्केट के अंदर, वो डेट मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स मैंने अभी तक सारा डेट मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आपका कवर कर दिया है। सबसे पहला मैंने आपको बताया था ट्रेजरी बिल, तो ये तो मनी मार्केट में बताया था। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट बेस्ड बॉन्ड्स, जिसमें था कूपन बॉन्ड्स और जीरो कूपन बॉन्ड्स। फिर बताया आपको डिराइव्ड इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें था आपका मॉर्गेज बॉन्ड्स, पास थ्रू सर्टिफिकेट्स और फिर आपका पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स। और आज ही मैंने आपका कवर किया मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में आपका ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर और इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स और कमर्शियल बिल्स, ये मैंने आपका कवर किया है। तो मेरे साथ आप बने रहें ताकि इस चैप्टर में आपको और सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। और आप मेरे साथ बने रहने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज को जाके लाइक कर दें, ताकि आप हमेशा मेरे साथ कांटेक्ट में रहोगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही, प्लस अपने दोस्तों को भी बोलें कि ऐसा एक चैनल है जो कि बहुत ही डिटेल में हर चीज़ को चार्ट के थ्रू समझा समझा कर आपको मुहैया करवा रही है। तो आप
अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। वेरी वेरी थैंक यू एंड कीप विजिटिंग।